डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस। हमारी चल रही है, फोटोकेमिस्ट्री चल रही है। तो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, जिसको हम जेबलॉन्स्की डायग्राम के कंसर्न में पढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें ना अभी एक बीच में एक और टॉपिक था, हमने लास्ट वीडियो में फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो आपका टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन है। तो वो सब कुछ ना मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करा रखा है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ते हैं। जैसे पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। तो वो चार टाइप के जो ट्रांजिशंस हैं वही आपको टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन में लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगी कि वो जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो वीडियो है वो मैं इस वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आप वहां से उसको चेक कर लीजिएगा। तो आपको सिर्फ उसमें इतना ही पढ़ना है। वो तो हालांकि यूवी से स्टार्ट कर रखा है उसको, लेकिन जहां पर भी वहां टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जहां लिखा हुआ होगा, बस आप वहां से उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। चार टाइप के ट्रांजिशंस है और फिर उनके एनर्जी डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, तो उतना सफिशियंट है आपका टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन में लिखने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, जिसको कि हम जेबलॉन्स्की डायग्राम भी, मतलब इसके कंसर्न में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर आता है जैसे शॉर्ट नोट आ गया जेबलॉन्स्की डायग्राम पर, तो आप ये लिख सकते हैं। या फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल से मतलब क्या है यहाँ पर। देखो, हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या हो रही थी कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल पर हम कोई लाइट डाल रहे हैं। यहाँ पर स्पेशली हम यूवी विजिबल लाइट के बारे में बात करेंगे। तो लाइट डाली, लाइट डालने के बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद क्या होगा, ये लोअर एनर्जी लेवल से ये मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर जैसे सपोज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करें, तो एक यहाँ पर है ग्राउंड स्टेट और फिर ऊपर है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट। तो मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर है और जब इस पर लाइट डाली जा रही है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए ये क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को, कि ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इस प्रोसेस को हम एक्साइटेशन ट्रांजिशन बोल सकते हैं, एक्साइटेशन मॉलिक्यूल का बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल यहां पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वही सब कुछ हम जेबलॉन्स्की डायग्राम में पढ़ने जा रहे हैं। तो फेट से मतलब क्या हुआ कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल का भाग्य कह लीजिए, अगर हम बिल्कुल हिंदी में जाए तो इसकी। लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल ऊपर जाने के बाद करेगा क्या, या तो वो यहीं पर रहे, फिर इसके बाद, नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए या वो कहीं और चला जाए। कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बस वही सब कुछ हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज बीन प्रमोटेड फोटोकेमिकली टू एन एक्साइटेड स्टेट, जब एक मॉलिक्यूल को फोटोकेमिकली हम एक एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का मतलब भी यही है कि ग्राउंड स्टेट से अगर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो हम इसको कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया या मॉलिक्यूल को प्रमोट कर दिया। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो इट डज नॉट रिमेन देयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो वो यहाँ इस एक्साइटेड स्टेट में बहुत देर तक नहीं रहता है। ठीक है। मोस्ट प्रमोशंस आर फ्रॉम द S0 टू S1 स्टेट। तो ज्यादातर ट्रांजिशन जो होते हैं वो S0 और S1 मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छा से समझाया था। S फॉर मीन्स है सिंगलेट, और सिंगलेट स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो ऑपोजिट स्पिन होती है। ठीक है। तो जब जब अगर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है। तो जैसे सपोज ये एक सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को हम S0 से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हमने दिखा दिया इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं इस तरह से। तो दोनों की स्पिन जो है ठीक एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और विद द सेम स्पिन, जैसी स्पिन यहां पर थी वही स्पिन इसकी यहां रहेगी। तो हमने क्या करा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दिया, तो अपनी विदाउट द इन्वर्जन ऑफ स्पिन ये ऊपर चला जाता है। ठीक। तो इस स्टेट को हम कहेंगे कि ये S1 एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद हमेशा एक्साइटेड स्टेट बनती है। तो ये थी ग्राउंड स्टेट और S1 हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर एक्साइटेशन, ये ज्यादातर प्रमोशन जो होते हैं वो S0 से S1 पर होते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ ऐसे दिखाना चाहें, तो ये S0 समझ लीजिए, ऊपर हमने S1 दिखा दिया। ठीक है। तो नीचे से ऊपर चला जाना। अब प्रमोशंस टू S2 एंड हायर सिंगलेट स्टेट्स, जैसे S2 भी है, S3 है, S4 है, ऊपर मतलब एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है जिसको हम S1 बोल रहे हैं, बाकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, उनको हम S2 S3 से डिनोट कर रहे हैं। तो प्रमोशन टू S2 एंड हायर सिंगलेट स्टेट टेक्स प्लेस
बाकी प्रमोशंस भी हो सकते हैं, बट इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स दीज हायर स्टेट्स यूजुअली ड्रॉप वेरी रेपिडली टू द S1 स्टेट। तो क्या होगा, S1 के ऊपर S2 भी है, सपोज यहाँ पर S2 है, ये S3 है, यहाँ पर भी ट्रांजिशन हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत जल्दी से, क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम होता है बहुत कम होता है, तो ये तुरंत जो है S1 में आ जाता है मॉलिक्यूल। जाता भले ही ऊपर है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वापस से नीचे वो S1 में आ जाता है। ठीक, because the lifetime of S2 and S3 is usually less than 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 13 सेकेंड, क्योंकि लाइफ टाइम बहुत कम होता है S2 S3 का, तो इसलिए जो है मॉलिक्यूल नीचे आ जाता है। तो द एनर्जी लॉस्ट when an S2 और S3 molecule drops to S1 is given to the medium। और क्या होगा देखो, अब हम क्या कह रहे हैं कि नीचे हमारी ये S0 है, सपोज नीचे ग्राउंड स्टेट है, फिर ये S1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, S2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये S3। सपोज कि मॉलिक्यूल अगर हमारा यहाँ पर है, ठीक है, पहले नीचे था, फिर उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, वो ऊपर हो एक्साइट हो गया। अब एक्साइटेड मॉलिक्यूल, अभी अभी ये बताया गया कि S2 S3 का लाइफ टाइम बहुत कम है, तो इसलिए वापस से ड्रॉप डाउन हो जाता है S1 में। तो वो नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे, नीचे कब जाएगा, वो तब जाएगा जब इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हर लेवल की अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। S0 की सबसे कम एनर्जी होगी, फिर S1 की उससे ज्यादा, S2 की उससे ज्यादा, और S3 की उससे ज्यादा। सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पर जो दिखा रखे हैं लेवल, उसमें S3 की सबसे ज्यादा है। तो जब नीचे से ऊपर जाना है मॉलिक्यूल को, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ऊपर से नीचे आना है मॉलिक्यूल को, तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, निकालेगा अपने अंदर से, तभी तो वो नीचे आ पाएगा। क्योंकि देखो, सपोज इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ, सपोज यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल है, तो वो इस एनर्जी लेवल की एनर्जी, सपोज हमने बोल रही कि ये 5 किलो कैलोरी पर मोल है, ये यहाँ पर 10 है, ये सपोज इसकी 15 है, यहाँ पर 20 है। तो मॉलिक्यूल को हमने कुछ एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी कि ये 20 वाले में पहुंच गया, ठीक। तो अगर 20 से उसे 15 में आना है, तो इसका मतलब वो 5 किलो कैलोरी इसमें से निकालेगा, तब वो 15 में आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे वाले लेवल की एनर्जी यहाँ पर 15 है, 15 से उसे 10 में आना है, तब भी उसे 5 निकालना पड़ेगा। 20 से 10 में आना है, तो उसे 10 किलो कैलोरी जो भी हमने यूनिट लिया वो निकालनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये कि अगर नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, ऊपर से नीचे आना है तो एनर्जी का एमिशन होगा, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ जाती है, गिवन टू द मीडियम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एन एनर्जी कास्केड। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम एनर्जी कास्केड बोलते हैं। कैस्केड होता है बेटा झरने को बोलते हैं हम कैस्केड, और झरना क्या होता है, हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं एनर्जी कास्केड, यानी एनर्जी जो है निकल रही है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इन अ सिमिलर मैनर द इनिशियल एक्साइटेशन and the decay from higher singlet states initially populate many of the vibration levels of S1। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसी तरह से क्या हुआ, जो हमारा इनिशियल एक्साइटेशन, देखो अब इसको एक बार मैं इरेज करती हूँ। इनिशियल एक्साइटेशन, एक्साइटेशन से मतलब है ये हमारी ग्राउंड स्टेट थी, और यहां पर हमारी S1 है, ठीक है। और ये सपोज S2 है, ये S3 ले ली। शुरुआत में क्या हुआ, इनिशियल एक्साइटेशन क्या हुआ, यहां से एनर्जी इसने एब्सॉर्ब की मॉलिक्यूल ने, और ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, एंड द डीके फ्रॉम हायर सिंगलेट स्टेट। डीके हायर फ्रॉम हायर सिंगलेट स्टेट मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल्स यहां पर भी प्रेजेंट है या यहां पर प्रेजेंट है, तो वो भी वापस से S1 में ही आते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्योंकि वो लाइफ टाइम कम है, तो इसलिए वो जनरली वो नीचे ही आते हैं। तो जब वो नीचे ही आते हैं, तो इसका मतलब वो S1 में आते हैं। तो क्या होता है, ये कह रहे हैं कि सिंगलेट स्टेट इनिशियली पॉपुलेट मेनी ऑफ द वाइब्रेशन लेवल्स ऑफ S1। तो इसलिए वो S1 के ना काफी सारे वाइब्रेशन लेवल्स में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से होता है, ठीक। और ये वाइब्रेशन लेवल्स कहाँ से आए, हम तो अभी एक एक लेवल दिखा रहे हैं। तो देखो, जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, ये सब मैंने बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया था। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब मैंने स्टार्ट की थी, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, वो बहुत सारी वाइब्रेशनल स्टेट से मिलकर बनी है। सपोज मैंने जैसे यहाँ पर ये S0 दिखा रखा है, तो ये तो मैंने सिंगल एक लाइन से खींच दी, लेकिन एक्चुअल में ये S0 कैसे बना होगा, ये इस तरह से बना होगा। ये खूब सारा, ये पूरा का पूरा हम S0 कहेंगे। फिर S1 जैसे है, S1 में भी बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं, तो ये पूरा का पूरा S1 होगा।
ठीक है, ऐसे ही S2 होगा, ऊपर S3 होगा। तो ये जितने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये बहुत छोटे-छोटे वाइब्रेशन लेवल से मिलकर बने होते हैं, फिर वाइब्रेशन लेवल्स भी छोटे-छोटे रोटेशन लेवल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ वाइब्रेशन लेवल की बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसे अगर हम इसको ये v इज इक्वल टू 0 है, तो ये सेकंड वाला v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3, मतलब हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि जो सबसे लोअर लेवल है उसको हम v नॉट कह रहे हैं या V0 कह रहे हैं। सबसे इसके सेकंड नंबर वाला लेवल जो है वो V1, फिर V2, फिर V3, इस तरह से। और ऐसे यहाँ पर भी हमने इसको डिनोट किया हुआ है कि ये V0 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3, इस तरह से। तो मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं वो बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब भी कभी क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पर है तो वो यहाँ चला गया, ठीक है, और ऐसे ही इनके ऊपर भी लेवल्स थे S2, S3, तो वो लोग वो भी नीचे आ गए। तो इससे क्या होगा, S1 के जितने भी वाइब्रेशन लेवल्स, मतलब काफी सारे वाइब्रेशन लेवल्स जो है पॉपुलेट हो जाएंगे। पॉपुलेट होने का मतलब वहां पर काफी सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बट दीज ऑल्सो कास्केड डाउन टू द लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल ऑफ S1। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अब मैं S1 को दिखा रही हूँ, ये S1 है, ठीक है। S2 या S3 से अगर कोई मॉलिक्यूल है, सपोज वो यहाँ पहुंच गया, कहीं वो अपनी एनर्जी के हिसाब से पहुंचेगा। और जो S0 से ऊपर गए मॉलिक्यूल, सपोज वो भी यहाँ कहीं पर है, ठीक है। तो फिर फाइनली क्या होगा, ये अपने लोअर लेवल में आएगा। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, वो भी इसका ये पूरा S1 था, और जो ये लोअर लेवल है, मैं सपोज इसको V0 मान रही हूँ, ये V1 हो गया, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। तो जो V4 में होंगे वो भी हम कह रहे हैं कि वो लोअर लेवल, लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में आ रहे हैं। लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल मतलब v इज इक्वल टू 0 में। या जो V3 में है वो भी लोएस्ट लेवल में आएगा, ये भी लोएस्ट लेवल में आएगा। जितने भी मॉलिक्यूल अपर वाइब्रेशन लेवल्स में है वो सब लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में आ जाते हैं। तो दिस कास्केड इज नोन एज वाइब्रेशनल कास्केड। तो इसको हम वाइब्रेशनल कास्केड बोलते हैं। अगर एक वाइब्रेशनल लेवल से, माने देखो ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर बना है। सपोज मैं इसको S1 ही कह रही हूँ, तो ये V0 हो गया, ये V1, ये V2, ये V3, इस तरह से ऊपर पढ़ते चले गए। तो अगर मॉलिक्यूल यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ है, ये इस तरह से, और ये सारे के सारे अगर V0 में आ जाए, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल के हायर वाइब्रेशन लेवल से अगर लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में मॉलिक्यूल आता है, तो इसको हम वाइब्रेशनल कास्केड बोलते हैं। VC से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। All these processes will occur in about 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 13 सेकेंड। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सब इतने कम टाइम में हो जाते हैं। The thermally equilibrated low lying singlet excited state। लो लाइंग सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का मतलब इस V0 की बात कर रहे हैं हम, S1 का जो ये V0 है, ठीक है, हैज अ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ टाइम। अब 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। तो ये सारे के सारे जो ऊपर थे वो सब नीचे क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले जो लेवल्स हैं उनका लाइफ टाइम बहुत कम है, और नीचे वाले का जो लाइफ टाइम है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा है। 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड लिखा हुआ है, मतलब कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो देयरफॉर इन मोस्ट केसेस द लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल V0 ऑफ द S1 स्टेट इज द ओनली इंपॉर्टेंट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। और इसीलिए जो ये S1 की जो V0 स्टेट होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट मानी जाती है, ठीक है। तो दिस स्टेट कैन अंडरगो वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। और ये वाली स्टेट बहुत सारे उसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में क्या माना कि ये जो S0 था यहाँ पर मॉलिक्यूल था, लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद देखो मैक्सिमम टाइम तो वो S1 में जाएगा, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कुछ S2 में भी जाएंगे, कुछ S3 में भी जाएंगे। और ये जो S1, S2, S3 ये बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल से मिलकर बने हुए हैं। तो जो ऊपर जाएंगे वो भी नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और जो S0 में थे वो भी S1 में चले जाते हैं। तो S1 के ये बहुत सारे जो हमने यहाँ वाइब्रेशन लेवल्स दिखा रखे हैं, तो उसमें काफी सारे वाइब्रेशन लेवल्स में मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं, और फाइनली वो फिर V0 में ही आते हैं, क्योंकि V0 का जो है लाइफ टाइम जो है वो काफी ज्यादा है। और फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल का काफी सारे उसमें फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस इस स्टेट में जाकर होते हैं। तो हेयर वी विल डिस्क्राइब द फिजिकल पाथवेज
ओपन टू मॉलिक्यूल्स इन S1 एंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कि कौन कौन से वो फिजिकल पाथवेज हैं जो कि मॉलिक्यूल इन S1 स्टेट में जाकर अपनाता है, या फिर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट भी अभी आएंगी, वहां पर भी जाकर क्या क्या होता है उसके साथ। तो वो सब कुछ, वो सारे पाथवेज को हमने जेबलॉन्स की डायग्राम में शो किया हुआ है। तो जेबलॉन्स की डायग्राम एक्चुअल में क्या है, वो सिर्फ ये शो करता है कि मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, वो ऊपर तो पहुंचा, लेकिन ऊपर जाकर क्या क्या चीजें उसके साथ हो रही है, कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस उनके उसके साथ हो रहे हैं, वो नीचे कैसे आ रहा है, वो सब कुछ हमने जेबलॉन्स की डायग्राम में शो किया हुआ है। तो देखो ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब यहाँ पर जो VC का मतलब है वो वाइब्रेशनल कास्केड है, ठीक है। बाकी सबके क्या मतलब है वो अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो देखो ये जो स्टेट है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक ये जो दिखा रखी ये S0 यानी ये ग्राउंड स्टेट है। और जो ये येलो कलर से लाइनें खींची हुई है ये सब वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। जैसे आप इसको V0 मान सकते हैं, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। फिर ये S1, ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ये S1 है, और इसमें भी जो येलो बना रखे हैं वो सब इसके डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल है। फिर ये S2 है, ये क्या हुई, सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट हुई, ठीक। फिर जो ये T1 है, T1 का क्या मतलब हुआ, T1 हुई ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये ट्रिपलेट और सिंगलेट का क्या मतलब है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा ही चुकी हूँ कि S0 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है। और S1 में जब S1 स्टेट हमें कैसे मिलती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाए लेकिन इनकी स्पिन जो है वो सेम रहे, ठीक है। जिस स्पिन में ये ग्राउंड स्टेट में थे उसी स्पिन में ये, जब ये हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे तो ये अपनी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स की सेम रहनी चाहिए। और अगर ये वाला ऊपर का इलेक्ट्रॉन अगर या नीचे का इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज कर ले, मानो सपोज मैं ऊपर वाले की स्पिन को चेंज कर दूं तो वापस से ऐसा हो जाएगा। तो ये वाली स्टेट हमारी ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है, ठीक है ना। ये सिंगलेट स्टेट थी, ये ट्रिपलेट स्टेट थी, और ये दोनों एक्साइटेड स्टेट है, और ये वाली थी हमारी ग्राउंड स्टेट, ठीक। और ये सारी स्टेट जो है छोटे छोटे वाइब्रेशन लेवल से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या प्रोसेस इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या, मॉलिक्यूल अपना नीचे था और इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। वो एब्जॉर्प्शन किस लाइन से दिखा रखा है, जहां पर खाली H न्यू लिखा हुआ है। देखो ये एरो ऊपर की साइड जा रहा है, ये वाला, ये वाला जो, अरे बाप रे, ये जो एरो है ना ये वाला, यानी यहाँ पर H न्यू लिखा है। ये जो एरो आप देख रहे हैं ना ऑरेंज कलर से, मेरा पेन ऊपर ही नहीं जा रहा है, ये 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 दिखा रहा ना एरो जो है, नीचे से मैंने ऐसे दिखा रखा है ये। तो इस तरह से जा रहा है ये ऊपर की साइड। तो ये नहीं, यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद मॉलिक्यूल ने क्या करा, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट यानी फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में पहुंच गया है, ठीक है। अब एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये वाले की मैं बात कर रही थी, इस वाले एरो की, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। तो अ मॉलिक्यूल इन S1 स्टेट कैन कास्केड डाउन थ्रू द वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ द S0। तो मॉलिक्यूल जो S1 स्टेट में पहुंच गया है अब, वो कास्केड डाउन यानी वो फिर से एनर्जी को रिलीज करेगा और S0 में आ सकता है। कैसे, देखो जैसे यहाँ पर ये S1 में ये यहाँ पर पहुंचा था ना, यहाँ पर पहुंच गया था ये। अब पहले तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर लाइफ टाइम बहुत कम है। यहाँ पर ये पहुंच जाएगा ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट से ये इधर की साइड जाएगा। ये लाइन जो बना रखी है ना, ये ऐसे एरो बना रखा है, ठीक। जो इस तरह से एरो बने हुए हैं ये, और ये एरो इधर की साइड बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ S1 में पहुंचा वो, और S1 से वो क्या करेगा, देखो ये कौन से लेवल है, यहाँ पहुंचा, यानी S0 के, यानी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट के किसी अपर वाइब्रेशन लेवल में पहुंच गया। और यहां पर जब पहुंचा तो फिर से ये वाइब्रेशनल कैस्केड के थ्रू नीचे पहुंच जाएगा, जिसको हमने ये वाले एरो से दिखा रखा है, ठीक है। ये वाले एरो से ये नीचे पहुंचा, नीचे वाली ग्राउंड स्टेट में। तो पहला केस ये हो सकता है कि जब वो एक्साइट होकर ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर से वो वाइब्रेशनल कास्केड के थ्रू तो नीचे आ गया, मतलब S1 के किसी हायर वाइब्रेशन लेवल में पहुंचा, और फिर लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में S1 के आ गया, और उस लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल से वो S0 के किसी हाईएस्ट वाइब्रेशन लेवल में पहुंच गया, ठीक। देखो जैसे ये मैंने ये एरो यहां तक दिखाया हुआ है। तो सपोज ये मॉलिक्यूल यहां पर था, इस ये मॉलिक्यूल S1 के एक हायर वाइब्रेशन लेवल में पहुंचा, और फिर से ये वाइब्रेशन कास्केड होगा, क्योंकि वाइब्रेशनल
हायर वाइब्रेशन लेवल से लोअर वाइब्रेशन लेवल में आने के प्रोसेस को हम वाइब्रेशनल कैस्केड बोलते हैं, जिसको हमने वीसी से शो किया हुआ है। तो ये यहां पहुंच गया, ठीक है। यहां से फिर ये अब ये यहां पहुंच रहा है, यानी एस जीरो के किसी हायर वाइब्रेशन लेवल में। और फिर क्या होगा, फिर से वाइब्रेशन कास्केड होगा और ये नीचे बिल्कुल लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल एस जीरो के लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में पहुंच जाएगा। तो इस एस वन से एस जीरो में आने को हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन, जिसको हम आईसी से शो करते हैं। देखो यही चीज इसमें लिखी है, मॉलिक्यूल इन द S1 स्टेट कैन कास्केड डाउन थ्रू द वाइब्रेशन लेवल्स ऑफ द S0 एंड दस रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय गिविंग अप इट्स एनर्जी इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स टू द सराउंडिंग्स। तो वो क्या करेगा, नीचे कैसे आएगा, नीचे तो आने का मतलब ये है कि एनर्जी को रिलीज करना। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने पर चाहे वो कैसा भी कैस्केड, कैस्केड का मतलब ही है कि एनर्जी को रिलीज करेगा तभी वो नीचे आ पाएगा। नीचे आने का मतलब कैस्केड हुआ नीचे आना, पर नीचे कैसे आना, एनर्जी को रिलीज करके। तो द प्रोसेस ऑफ कैस्केड इज कॉल्ड द इंटरनल कन्वर्जन। तो यहां पर जितने भी आईसी जहां लिखा हुआ है वो सब इंटरनल कन्वर्जन है। तो S1 से S0 के किसी हायर वाइब्रेशन लेवल में आ गया, इसको तो हम आईसी यानी इंटरनल कन्वर्जन कह रहे हैं। और एस जीरो के हायर वाइब्रेशन लेवल से एस जीरो के लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में आने को हम वीसी बोल रहे हैं, यानी कि वाइब्रेशन कैस्केड बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन लेवल्स के थ्रू नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहां पर भी दिखा रखा है S2, यहां पर भी हो सकता है मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्सॉर्ब किया, और ये देखो यहां पर ये वाला जो ये दिखा रखा है ना, ये वाला जो एरो, ये वाले एरो क्या इसको इतनी लाइट मिली कि ये सीधा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। तभी यहां पर सिर्फ एच न्यू लिखा है, लाइट को एब्सॉर्ब किया, और एरो जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। जब एरो ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब एब्सॉर्प्शन, और जब एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब एमिशन। तो ये ऊपर की तरफ दिखा रखा है इस एरो को, और ये यहां पहुंचा, ठीक। अब फिर से वाइब्रेशन कैस्केड होगा, क्योंकि S2 के ये हायर वाइब्रेशन लेवल में पहुंचा, लेकिन वापस से ये S2 के लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में आएगा, इस वाले लेवल में आएगा ये, ठीक है। और कैसे आ रहा है, ये देखो ये पिंक कलर का दिखा रखा है जिसमें मैंने VC लिखा हुआ है। तो वाइब्रेशन कैस्केड के थ्रू ये यहां पर आएगा, और जैसे ही S2 के लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में पहुंचेगा, ये क्या करेगा, S1 से जिससे भी इसकी एनर्जी मैच करती होगी, भाई यहां पर था तो ये यहां से यहां जा सकता है इंटरनल कन्वर्जन से। तो यानी एक एक्साइटेड से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंच गया, उसको भी हम इंटरनल कन्वर्जन बोल दे रहे हैं। जैसे यहां पहुंचेगा फिर ये वापस से यहां आ जाएगा लोएस्ट लेवल में, जैसे इसके लोएस्ट लेवल में आएगा तो ये यहां भी जा सकता है इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू, S0 में भी जा सकता है, और फिर आगे हम पढ़ेंगे आईएससी के थ्रू ये ट्रिपलेट में भी जा सकता है। तो फिलहाल तो अभी हम आईसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इंटरनल कन्वर्जन के। तो इंटरनल कन्वर्जन क्या हुआ, S1 से S0 में जाना, या S2 से S1 में जाना, फिर S1 से S0 में जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, द लाइफ टाइम ऑफ S1 स्टेट इज ये लिखी हुई है 10⁻⁹ to 10⁻15। तो अ मॉलिक्यूल इन द S1 स्टेट कैन ड्रॉप टू सम लो वाइब्रेशन लेवल टू द S0। ऐसा भी हो सकता है कि जो S1 स्टेट में मॉलिक्यूल हो वो किसी S0 में के वाइब्रेशन लेवल में जाएगा, लेकिन वो V0 में ना जाकर V1, V2, V3 ये किसी भी स्टेट में जाएगा, सिर्फ V0 में नहीं जाएगा। V1, V2, V3 कहीं भी चला जाएगा है, एट ऑल स्टेट ऑल एट वंस बाय गिविंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और जब वो लाइट, जब एनर्जी को वो रिलीज करेगा, लेकिन लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। एक चीज है ना, लाइट की फॉर्म में अगर एनर्जी को रिलीज किया तो फिर हम उस प्रोसेस को बोलेंगे, दिस प्रोसेस जनरली हैपेंस विद इन 10⁻⁻² एंड इज कॉल्ड फ्लोरिसेंस। तब हम उसे कहते हैं फ्लोरिसेंस, ठीक है। तो यहां पर फ्लोरिसेंस को कहां दिखाया हुआ है, देखो यहां पर भी देख लेते हैं। ये इसको हम रेडिएटिव प्रोसेस बोल देते हैं। देखो ये एच न्यू एफ लिखा हुआ है, एच न्यू के सफिक्स में एफ लिखा है, ये है वो फ्लोरिसेंस कि लाइट तो पहले एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद यहां पर पहुंचा। हमने पहले क्या बताया था कि ये मॉलिक्यूल यहां आया, जैसे ही S1 में पहुंचा ये S1 से S0 के वाइब्रेशन लेवल में पहुंच गया, और फिर उस वाइब्रेशन लेवल से लोएस्ट लेवल में पहुंच गया। अब हम ये बता रहे हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी, वो तो हमने एक पॉसिबिलिटी बताई इंटरनल कन्वर्जन की, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इस लोएस्ट लेवल से इस वाले प्रोसेस के थ्रू, फ्लोरिसेंस के थ्रू, यानी ये वापस से S0 में ही जाएगा। देखो ऊपर भी S0 में ही जा रहा था, इस आईसी के थ्रू भी S0 में जा रहा है, इसमें भी
S0 में ही जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, ये लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर रहा है। इंटरनल कन्वर्जन नॉन रेडिएटिव प्रोसेस था, वहां पर लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज नहीं होती, वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। तो जब लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा और S0 के किसी V0 को छोड़कर बाकी किसी भी जगह, देखो इसका जो एरो खत्म हुआ है, ये वाला जो एरो खत्म हुआ है, वो हमने यहां पर खत्म कर दिया, तो इसको नीचे तक नहीं बनाया क्योंकि ये नीचे तक नहीं पहुंचा, वो सिर्फ V1 V2 V3 में रह गया, बस V0 में नहीं गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम फ्लोरिसेंस बोलते हैं, जब वो लाइट की फॉर्म में हीट को निकालेगा और S1 से S0 में जाएगा, यानी एक्साइटेड सिंगलेट से ग्राउंड सिंगलेट में चला जाएगा, तब हम उसको फ्लोरिसेंस बोलेंगे, अगर उसने एनर्जी को रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक। अब मोस्ट मॉलिक्यूल्स इन द S1 स्टेट में ड्रॉप टू ट्रिपलेट स्टेट, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जो S1 स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में चले जाएंगे। दिस इज अ स्लो प्रोसेस एज अ चेंज इन मल्टीप्लिसिटी स्पिन इन्वर्जन इज अ फॉर्मली फॉरबिडन। ये बहुत ही, देखो अब क्या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो S1 में था हमारा मॉलिक्यूल, ये क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ये इस ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाए, जो भी एनर्जी लेवल इसका मैच करेगा, मतलब एनर्जी जिससे भी मैच करेगी ये वहां पहुंचेगा। फिर ये यानी T1 के किसी हायर वाइब्रेशन लेवल में पहुंचा, और फिर भी ये वाइब्रेशन कैस्केड के थ्रू यानी फिर से ये नीचे आएगा और यहां पर पहुंचा, तो ये ट्रिपलेट स्टेट के लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में पहुंच सकता है। तो S1 से T1 में जाना यानी फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में जाने को हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिसको हम ISC से शो करते हैं। और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और सबसे बड़ी बात, स्लो प्रोसेस तो इसलिए क्योंकि ये सिमेट्री मतलब फॉरबिडन प्रोसेस है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हमेशा अलाउड होंगे है, और सिंगलेट टू ट्रिपलेट या ट्रिपलेट टू सिंगलेट ये ट्रांजिशन हमेशा फॉरबिडन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सिंगलेट स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, और ट्रिपलेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम स्पिन के होते हैं। तो इससे इसमें चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे अपनी स्पिन को चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो जिसमें काफी टाइम लगता है। तो इसलिए ये काफी स्लो प्रोसेस है और फॉरबिडन भी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू यहाँ पर पहुंच सकता है, और फिर ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग वाइब्रेशन कैस्केड के थ्रू T1 के यानी ट्रिपलेट स्टेट की लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल में पहुंच सकता है। ठीक है, अच्छा अब, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बताना चाह रही थी, यहाँ पर ना सिंगलेट स्टेट की एनर्जी और ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी में डिफरेंस है। ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी हमेशा कम होती है सिंगलेट स्टेट से। ऐसा क्यों होता है, देखो ट्रिपलेट स्टेट में अगर मैं बनाना चाहूं, देखो सपोज मान लीजिए मेरे पास ये 3 ऑर्बिटल है, तो ट्रिपलेट स्टेट तो मैं ऐसे दिखाऊंगी, और सिंगलेट स्टेट को मैं कैसे दिखाऊंगी, वो मैंने ऐसे दिखाई। ये उल्टा एरो बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कम और यहाँ पर ज्यादा एनर्जी मानी जाती है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर ना नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जीज हमारे पास काफी ज्यादा है। एक्सचेंज एनर्जी से क्या मतलब है, देखो ये जो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन कह दूं इसको, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन की के ऑर्बिटल में जा सकता है, और नंबर 2 वाला नंबर 1 में आ सकता है बहुत इजीली। और जो ये जाने आने में यानी एक्सचेंज होने में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इसकी एनर्जी अपनी कम हो जाएगी। अच्छा, ऐसा एक्सचेंज यहां पर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो ऑपोजिट है। यहां पर क्या था, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम थी, इसीलिए एक्सचेंज एनर्जी यहां पर ये एक्सचेंज कर पा रहे थे एक दूसरे की पोजीशन को, एक दूसरे ऑर्बिटल में चले जा रहे थे। मतलब 1 वाला 2 में जा सकता था, 2 वाला 1 में जा सकता था, क्योंकि दोनों की स्पिन सेम थी। और जबकि यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन है, तो यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी रिलीज ही नहीं हो पाएगी, कोई एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसकी एनर्जी जो है हमेशा ज्यादा होती है सिंगलेट की, और ट्रिपलेट की हमेशा कम होती है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाने की, तो जिसके लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पिन को चेंज करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होता है तो उसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो however if the singlet state S1 is long lived, अगर हमारी S1 की
लाइफ टाइम ज्यादा हुआ, तो S1 से T1 कन्वर्जन अकर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो वो कन्वर्जन को हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इट इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमिनन इन फोटोकेमिस्ट्री, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है फोटोकेमिस्ट्री में। फॉर एवरी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट देयर एग्जिस्ट कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट। हर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिपलेट स्टेट जरूर होगी। जैसे अगर S1 है तो T1 भी होगा, S2 है तो T2 होगा, S3 है तो T3 होगा। ठीक। सिंस ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट इज फॉरबिडन, और ये बात सही है। ग्राउंड स्टेट S0 से अगर T1 में जाना है तो नहीं जा पाएगा। ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट में जो ट्रांजिशन होते हैं वो फॉरबिडन ट्रांजिशन माने जाते हैं। तो अब अगर S0 से T1 में जाना हो मॉलिक्यूल को तो कैसे जाएगा? तो S0 से पहले वो S1 में जाता है, और S1 से वो फिर वो T1 में जा सकता है। तो यहां पर क्या है, ISC इज द मेन सोर्स ऑफ एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। तो इसीलिए जहां अगर ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में मॉलिक्यूल को जाना हो तो पहले वो सिंगलेट एक्साइटेड में जाएगा, और फिर वो ट्रिपलेट मैंने S0 से S1 में, S1 से वो T1 में जा सकता है। ठीक है। दिस वन वे ऑफ पॉपुलेटिंग द ट्रिपलेट स्टेट, और इसी तरीके से ट्रिपलेट स्टेट जो है हमारी पॉपुलेट हो जाती है, उसमें मॉलिक्यूल्स बढ़ सकते हैं। ठीक है। द एफिशिएंसी इन ISC डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द लो लाइंग सिंगलेट स्टेट एंड द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। यानी S1 और T1 के बीच का एनर्जी गैप कितना है, उसी पर ISC की एफिशिएंसी जो है डिपेंड करती है। When this energy difference is small, the ISC is efficient। मतलब कि देखो S1 और T1 के बीच में एनर्जी गैप अगर बहुत ज्यादा होगा तो ISC उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है तो ISC इजीली हो पाएगा, तो एफिशिएंट माना जाता है। ठीक है। और देखो एक और ISC हमने यहाँ दिखा रखा है कि मॉलिक्यूल यहाँ पर पहुंच गया, S1 से T1 में पहुंचा, फिर यहां से कास्केड डाउन हुआ, यहां पहुंचा सपोज। तो यहां से इस T1 से वो S0 में जा सकता है, उसको भी हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कह रहे हैं। तो S1 से हालांकि फॉरबिडन है, लेकिन यहां पर वो जाएगा, क्योंकि फिर इस तरह से वो अपने आप को, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट जाने में क्या है, एनर्जी को सिर्फ रिलीज करना है, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा और अपनी स्पिन को भी चेंज करेगा, तो वो ग्राउंड स्टेट में जा सकता है। ठीक है। इसको भी हम ISC बोल रहे हैं। Since a singlet state usually has a higher energy than the corresponding triplet, तो ये भी बताया मैंने, सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है ट्रिपलेट के कंपैरिजन में। दिस मींस दैट एनर्जी मस्ट बी गिवन अप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगलेट एक्साइटेड से ट्रिपलेट एक्साइटेड में आने के लिए भी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। One way for this to happen is for S1 molecule to cross to a T1 state at a higher vibration level. Then for the T1 to cascade down to its lowest vibration level. This cascade is very rapid और thus ISC is a non-radiative process. तो IC यानी internal conversion और ISC ये दोनों के दोनों नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, कहीं पर भी लाइट की फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज नहीं हुई है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या हुआ, S1 से ये T1 में चला गया और T1 के किसी हायर वाइब्रेशन लेवल में पहुंच गया, और हायर वाइब्रेशन से फिर कास्केड डाउन हुआ और फिर ये नीचे आ गया। तो एनर्जी जो रिलीज करके तो आ रहा है, तो जब हायर एक्साइटेड स्टेट से मतलब हायर एक्साइटेड ट्रिपलेट सिंगलेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट में आने के लिए भी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, और ऊपर से फिर इसके भी ट्रिपलेट के हायर वाइब्रेशन लेवल से नीचे वाले वाइब्रेशन लेवल में आने के लिए भी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो यहां से यहां आना ISC कहलाएगा, और यहां से यहां आना VC यानी वाइब्रेशन कास्केड कहलाएगा, और फिर यहां से वो S0 में नीचे भी जा सकता है, और या फिर वो ISC के थ्रू इसके हायर वाइब्रेशन लेवल में भी जा सकता है, और यहां से फिर वो कास्केड डाउन होके नीचे जा सकता है। तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। ठीक है। तो ISC भी और IC भी हमारे जो है वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। अब लाइफ टाइम ऑफ T1 स्टेट इज 10 to the power -5 to 10 to the power -3 seconds. A molecule in the T1 state may return to the S0 state by giving up heat. अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर वो ऐसे जा रहा है, देखो सबसे पहले सिंगलेट में था मॉलिक्यूल, सिंगलेट से वो इस ट्रिपलेट में पहुंच गया, ट्रिपलेट से वो कास्केड डाउन हुआ, T1 में पहुंचा। अच्छा, या फिर ये किसी हायर वाइब्रेशन लेवल में रह गया, तो जब हायर वाइब्रेशन लेवल में रह गया तो अगर वो S0 में जा रहा है बिना
लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज तो कर रहा है, लेकिन लाइट की फॉर्म में नहीं कर रहा, हीट की फॉर्म में कर रहा है। जा वो T1 से S0 में ही रहा है, T1 से S0 में जाना, लेकिन हीट की फॉर्म में लाइट को निकालना। ठीक है, तो वो तो कहलाएगा हमारा आईएससी। और T1 से S0 में जाना, लेकिन लाइट को एच न्यू लाइट की सॉरी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में निकालना, जैसे कि ये वाला प्रोसेस दिखा रखा है, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, यहां पर भी T1 से ये S0 में ही जा रहा है। ठीक है, इसको हमने एच न्यू पी लिख रखा है। एच न्यू का मतलब है लाइट निकालना, बस लाइट। ठीक है, एच न्यू का मतलब लाइट, फोटोन क्या होता है, लाइट। और इसमें सफिक्स में पी लिखा है, इसका मतलब ये प्रोसेस जब मॉलिक्यूल T1 से S0 में जाता है, कैसे एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो ऐसे प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरिसेंस, ये फ्लोरिसेंस था। फ्लोरिसेंस में क्या था, S1 में था मॉलिक्यूल और S0 में जा रहा था, और इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो एनर्जी को रिलीज कर रहा था। तो बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फ्लोरिसेंस का मतलब है S1 से S0 में जाना और लाइट को रिलीज करना, यानी एनर्जी को रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फॉस्फोरेसेंस क्या है, T1 से S0 में जाना और एनर्जी को रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम फॉस्फोरेसेंस बोल देते हैं। तो आईएससी तो आईसी और आईएससी दोनों नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, लेकिन फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरेसेंस वो दोनों रेडिएटिव प्रोसेस है। तो गिविंग अप हीट और लाइट, अगर लाइट की फॉर्म में निकालेगा तो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, विच इज अ रेडिएटिव प्रोसेस। तो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरिसेंस रेडिएटिव है, आईसी और आईएससी दोनों जो है नॉन रेडिएटिव है। वीसीबी मतलब वो भी अपने आप में नॉन रेडिएटिव है। तो आईएससी एंड फॉस्फोरेसेंस आर वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो होते हैं। इनकी जो लाइफ टाइम है 10⁻³ to 10⁻1 सेकेंड है। दिस मीन्स दैट T1 स्टेट जनरली हैव मच लॉन्गर लाइफ टाइम देन S1 स्टेट, और T1 का जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा होता है S1 के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि देखो लाइफ टाइम ऑफ S1 कितना है, 10⁻⁻9 से 10⁻15, और T1 का कितना है, 10⁻⁻5 to 10⁻⁻3। तो ये वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा है in comparison to S1. So when fluorescence and phosphorescence occur in same molecule, तो phosphorescence is found at lower frequencies than fluorescence. तो जब किसी मॉलिक्यूल में दोनों ही प्रोसेस हैं, तो phosphorescence जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज पर पाया जाता है, बिकॉज ऑफ द हायर डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन S1 एंड S0। S0 और S1 के बीच में क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जब एनर्जी ज्यादा होगी, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। जब एनर्जी ज्यादा है तो न्यू भी ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर है T1, और T1 और S0 के बीच का एनर्जी डिफरेंस है कम, तो जब एनर्जी कम है तो न्यू भी कम है। तो ये तो कहलाता है फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस। T1 से S0 में जाना वो हो गया फॉस्फोरेसेंस, और S1 से S0 में आना वो हो गया फ्लोरिसेंस। ठीक है, तो इसलिए जो है ये डिफरेंसेस जो है फ्रीक्वेंसीज के यहाँ पर आते हैं। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर ये पूरा जेब्लॉन्स की डायग्राम था, तो कुछ आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्प्शन होगा, मॉलिक्यूल S0 से S1 में जाएगा, S1 के किसी हायर वाइब्रेशन लेवल में जाएगा, वहां से क्या होगा, वो फिर से वाइब्रेशन कास्केड के थ्रू लोअर वाइब्रेशन लेवल में जाएगा। तो यहाँ S1 में आने के बाद उसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, या तो वो आईसी के थ्रू S0 के किसी हायर वाइब्रेशन लेवल में जाएगा, फिर वापस से नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, या फिर वो नीचे लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा और फिर वो S0 में जाएगा, S0 के किसी V0 में न जाकर V1 V2 V3 में जाएगा, या फिर वो क्या कर सकता है, S1 से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू T1 में जाएगा, और T1 में अगर हायर लेवल में है तो लोअर लेवल में आएगा, और फिर से आईएससी के थ्रू वो S0 में जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो T1 से लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करे और S0 में पहुंच जाए, तब ऐसे प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वाइब्रेशनल कैस्केड का क्या मतलब है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, आईसी क्या है, तो ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जेब्लॉन्स की डायग्राम पूरा का पूरा यही सब कुछ बताता है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।